हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम सोल्व करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। और इन न्यूमेरिकल्स में हमने लास्ट 2 to 3 क्लासेस में जो टॉपिक्स पढ़े हैं उन पर बेस्ड ये न्यूमेरिकल होने वाले हैं। ओके, तो एक बार वो टॉपिक्स देख लेते हैं। सोलेनॉइड के बारे में हमने जाना है, और सोलेनॉइड के केस में जब हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होती है तो उसका फॉर्मूला आता है B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई एन। यहाँ पर n होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब अगर आपको मेजरमेंट मीटर में करना है तो आप यहाँ पर मीटर ले सकते हो। मेजरमेंट अगर आपको सेंटीमीटर में करना है तो पर यूनिट सेंटीमीटर ले सकते हो। ओके, सेकंड है हमारे पास डायपोल मोमेंट। ओके, करंट कैरिंग वायर के लिए ओके देखो, देखा तो हमने मैग्नेट के लिए भी था, लेकिन मैग्नेट के लिए हमारे पास इस चैप्टर में है नहीं। ओके, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो और उस टॉपिक को आप अच्छे से समझ पाओ, इसलिए वहां पर मैग्नेट को इंक्लूड किया था। यहाँ पर जो फॉर्मूला आएगा वो किसके लिए आएगा? करंट कैरिंग वायर है हमारे पास, और वहां पर हमें क्या निकालना है? डायपोल मोमेंट। तो ये आ जाता है ओके। यहाँ पर आई क्या होगी? करंट, एक एरिया वेक्टर, ओके, और एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्न। ओके, जितने भी टर्न्स हैं उनका टोटल आप ले लीजिए, ये आ जाएगा। साथ में था हमारे पास टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला क्या था? एम क्रॉस बी। ओके, एज अ मैग्नीट्यूड देखना चाहते हैं देन कितना आ जाएगा? एम बी साइन थीटा। ओके, और यहाँ पर थीटा क्या है? देखो, ये तो आ जाता है टॉर्क, एम क्या हो जाएगा? डायपोल मोमेंट, बी वो वाली मैग्नेटिक फील्ड जिसमें हमने उस ऑब्जेक्ट को, सपोज हमारे पास क्या है? करंट कैरिंग लूप है। ओके, तो जहां पर हमने उस लूप को रखा है वो मैग्नेटिक फील्ड, और थीटा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। ओके, एंगल बिटवीन बी एंड एन। ओके, ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं। नेक्स्ट हमारे पास था करंट कैरिंग पैरेलल वायर्स। ओके, यहां पर हमारे पास फॉर्मूला आता है फोर्स पर लेंथ। ओके, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई d। अब यहाँ पर I1 I2 और d क्या है? L क्या है? ये दो पैरेलल वायर्स हैं। यहाँ पर करंट I1, यहाँ पर I2। ओके, सेम डायरेक्शन में है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? d। ओके,
पर यूनिट लेंथ। ओके, तो अगर इसकी वैल्यू हमें गिवन है तो वो हमें बता देंगे कि इतना फोर्स वायर का कितना पोर्शन एक्सपीरियंस करता है। सपोज उन्होंने बोला फोर्स पर 10 सेंटीमीटर। ओके, मतलब इस वायर या फिर इस वायर का 10 सेंटीमीटर का जो पोर्शन है उस पर उन्होंने हमें फोर्स की वैल्यू गिवन की है। ओके, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं इस पोर्शन को एल लेंथ। ओके, एक और फॉर्मूला इसमें आता है। ओके, ये वायर है, इसमें आई करंट फ्लो हो रही है, इससे आर डिस्टेंस पर हम क्या जानना चाहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमारे पास आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक लॉन्ग सोलेनॉइड है। अ लॉन्ग सोलेनॉइड इज फॉर्म्ड बाय वाइंडिंग 70 टर्न्स पर सेंटीमीटर। वाइंडिंग मतलब हमारे पास कोई वायर होगा और उसको हमने रोल कर दिया है ना, ये रैप कर दिया है, तो उससे हमने क्या बनाई है, एक लॉन्ग सोलेनॉइड। और वाइंडिंग भी कैसी है कि 1 सेंटीमीटर में कितने टर्न्स आ रहे हैं, 70 टर्न्स। ओके, तो ये इन्होंने क्या दे दिया है हमें, स्मॉल एन 70 टर्न्स पर सेंटीमीटर। ओके, if 2 ampere current flows, then find the magnetic field produced inside the solenoid. Okay, इसको एक लॉन्ग सोलेनोइड मान लेते हैं। ओके, और इसके सपोज ये 1 सेंटीमीटर की लेंथ है। ओके, इस डिस्टेंस में इन्होंने हमें बताया है कि कितने वाइंडिंग्स आ रहे हैं। जो वायर है जिसको हमने रोल किया है, इस 1 सेंटीमीटर में हमारे पास उसके कितने टर्न्स आए हैं। ओके, वो इन्होंने हमें प्रोवाइड कर दिया है। सिंपल है, क्या करेंगे, म्यू नॉट की वैल्यू गिवन है हमें 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 एंड 70 टर्न्स। अब देखो यहाँ पर इन्होंने म्यू नॉट हमें गिवन किया है मीटर में। ओके, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। कैसे, यहाँ पर अभी एज इट इज लिख लेते हैं, करंट कितनी है, 2 एम्पियर। यहाँ पर 1 सेंटीमीटर में कितने टर्न्स हैं, 70। ओके, 1 सेंटीमीटर में 70 टर्न्स है। 1 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं, 10 टू द पावर -2 मीटर। मतलब इसमें कितने टर्न्स हैं, 70। हमें किस में चाहिए, 1 मीटर में कितने आ जाएंगे, ओके। इतने टर्न्स हमारे पास आ जाएंगे 1 मीटर में। ओके, करते हैं प्लेस फ्रॉम इक्वेशन 1।
ओके, ये मैंने ओपन करके बता दिया है, बट यहाँ पर दूसरा क्या कर सकते थे आप, यहीं पर इस सेंटीमीटर को किस में चेंज कर सकते थे, मीटर में, इसको ये लिख सकते थे। ओके, उससे क्या हो जाएगा, ये 70 ऊपर जाएगा 10⁻⁻2 सॉरी +2 टर्न्स पर मीटर। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, two long straight wires P and Q carrying equal current 10 ampere each were kept parallel to each other at 5 centimeter distance। हमारे पास दो वायर्स हैं, दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ओके, एक वायर P है और दूसरा Q, दोनों में 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। I1 इक्वल्स टू I2 कितनी है, 10 एम्पियर। ओके, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय 10 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर P इज F1। तो फोर्स पर लेंथ कितना दिया हुआ है, F1 बाय 10। ओके, if distance between wires is halved and current on them are doubled, find the force on 10 centimeter length of wire P। तो पहले इसको फाइंड कर लेते हैं। फोर्स ऑन 10 सेंटीमीटर कितना है, F1 बाय 10। देखो हमने अभी देखा था जब हमारे पास दो पैरेलल वायर्स होते हैं, ओके, डायरेक्शन उन्होंने खुद से मेंशन नहीं की है कि सेम है या ऑपोजिट है, तो हम क्या लेंगे, सेम ले लेंगे। ओके, हमने अभी फॉर्मूला देखा था F/L इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2πd। यहाँ पर हमारे पास I1 I2 गिवन है, सेम है। ओके, स्मॉल d भी गिवन है, कितना है, 5 सेंटीमीटर। म्यू नॉट की वैल्यू हमें पता होती है। फोर्स पर लेंथ, ओके, लेंथ इन्होंने बोला है कि 10 सेंटीमीटर है, ओके, और फोर्स कितना है, F1। तो ये वैल्यूज एक बार पुट कर देते हैं। ये भी सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर में है। ओके, इसको बना देते हैं इक्वेशन नंबर 1। आगे इन्होंने बोला है कि इन्होंने डिस्टेंस को हाफ कर दिया है, मतलब d2 बोल देते हैं यहाँ पर। ओके, d2 कितनी है, यहाँ हाफ है, मतलब पहले कितनी थी 5, तो अभी कितनी हो गई है, 5/2। ओके, नेक्स्ट, करंट्स ऑन देम आर डबल्ड। तो पहले करंट कितनी थी, दोनों इक्वल थी और 10 एम्पियर थी। इस बार क्या किया है, डबल कर दिया है। ओके, 2 × 10 कितना हो जाएगा, 20 एम्पियर। ओके, फाइंड द फोर्स ऑन 10 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर P। सेम वायर पर निकालना है फोर्स।
सेम लेंथ के लिए निकालना है। ओके, बस अरेंजमेंट डिफरेंट है। तो क्या करेंगे, अगेन फ्रॉम एफ बाई एल इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई डी। एफ को एफ रहने देते हैं, अगेन 10 सेंटीमीटर। ओके, अभी भी किसके लिए निकालना है, 10 सेंटीमीटर के लिए। तो एल को रिप्लेस कर देंगे 10 से। म्यू नोट कितना आ जाएगा, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। I1 I2 कितना आ जाएगा, 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 2 पाई। डी कितना आ जाएगा, 5/2। ओके, ओके, और ये किसकी वैल्यू आई है, एफ बाय 10 सेंटीमीटर। ओके, इक्वेशन 1 में देख ले एक बार, वहां पहले कितनी वैल्यू आ रही थी, यहां पर तो पहले अगर हम 10 सेंटीमीटर की बात कर रहे थे, कितना फोर्स अप्लाई हो रहा था, 2/5 इंटू 10 टू द पावर -5। ओके, अभी हम जो बात कर रहे हैं, अभी कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, 16/5। ओके, यहाँ पर फर्दर क्या कर सकते हैं, दोनों को कंपेयर करने के लिए वैसे तो डायरेक्टली भी देख सकते हैं कौन ज्यादा है, बट यहाँ पर एक रिलेशन निकाल सकते हैं जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम 2/5 को अलग ले लेते हैं, 8 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -5/5। ओके, और इसको क्या लिख सकते हैं, F1 बाय 10 सेंटीमीटर। ओके, क्या आएगा यहां से, F बाय 10 इक्वल्स टू 8 इंटू F1 बाय 10। तो इससे कैंसिल हो जाएगा, एक बार लिख लेते हैं इसको। ओके, F इक्वल्स टू 8 F1। ओके, तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, आंसर। अब देखो एक चीज पर ध्यान देना, यहाँ पर हमें जो डी दिया था वो किस में था, सेंटीमीटर में। ओके, और हमने उसको चेंज नहीं किया है। ओके, आप इसको चेंज कर सकते हो, चेंज करने के बाद भी जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। ओके, सेंटीमीटर है, इसको क्या लिख लेते हैं, 10 टू द पावर -2 मीटर। सिमिलरली यहाँ पर 10 टू द पावर -2 मीटर। -2 ऊपर जाएगा, कितना आ जाएगा, ओके, और यहां पर भी कितना आ जाएगा, अब अगर यहाँ पर आप वैल्यूज पुट करोगे, अब भी आंसर सेम है। ओके, तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर सेंटीमीटर था, मीटर पे क्यों नहीं चेंज किया। ओके, अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आप उसको स्टार्टिंग में ही चेंज कर लीजिए। यहाँ पर क्योंकि हम रिलेशन निकालने वाले थे इसलिए मैंने उसको चेंज नहीं किया था। दूसरा, इस साइड मेरे पास 10 सेंटीमीटर था, इस साइड 5 सेंटीमीटर था, तो वो दोनों एक दूसरे को सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल कर रहे थे। ओके, सेकंड रीजन वो था, लेकिन फिर भी अगर आप चेंज करना चाहते हो देन कर सकते हो। ओके, आंसर गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक स्क्वायर लूप दिया है, इज कैरिंग अ स्टडी करंट आई एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज एम। तो इसको मैं एम एस से डिनोट कर देती हूँ। ओके, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ स्क्वायर लूप कितना दिया है, स्मॉल एम, और हमारे पास करंट कितनी है, करंट इन स्क्वायर लूप I. Okay, if this square loop is changed to a circular loop and it carries the same current, find the magnitude of the magnetic dipole moment of the circular loop. तो हमारे पास एक सर्कुलर लूप है और इस सर्कुलर लूप के लिए हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। रिप्रेजेंट कर देते हैं mc से। बात करें अगर करंट की तो वो सेम है। ओके, सर्कुलर लूप में भी कितनी करंट फ्लो हो रही है, आई। अब इन्होंने यहाँ पर एक कंडीशन दी हुई है, इफ दिस स्क्वायर लूप इज चेंज टू अ सर्कुलर लूप एंड इट कैरीज द सेम करंट देन फाइंड द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इन्होंने क्या किया है, सपोज मेरे पास ये एक स्क्वायर लूप है। ओके, स्क्वायर है तो साइड्स को सेम रखेंगे, सपोज ए है। ओके, अब इन्होंने इस स्क्वायर लूप को डिफॉर्म किया, मतलब इसकी शेप को चेंज किया और कैसा बना दिया, सर्कुलर। सर्कुलर लूप में क्या होता है, हमारे पास रेडियस आती है। मान लेते हैं जो हमारे पास सर्कुलर लूप आया है उसकी रेडियस कितनी है, r। ओके, अब इन्होंने इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दिया है और इसका हमें फाइंड करना है। कैसे करें, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता क्या है, m इक्वल्स टू आई ए। ओके, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। ओके, डायरेक्शन को मेंशन नहीं किया है। तो यहाँ पर हमें करंट चाहिए होगी और एरिया चाहिए होगा। ओके, बात करें अगर स्क्वायर लूप की तो हमारे पास m कितना है, ms। ओके, और यहाँ पर करंट कितनी है, I। और अगर हम ये कंसीडर कर लें कि साइड कितनी है, A, देन यहाँ पर एरिया कितना आ जाएगा, A स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर ये इक्वेशन आ जाती है किसके लिए, स्क्वायर लूप के लिए। ओके, अब अगर बात करें ये सर्कुलर लूप के लिए, mc इक्वल्स टू आई हमारे पास है और एरिया कितना होगा इसका, पाई आर स्क्वायर। ओके, आर हमें नहीं पता है। ओके, तो क्या करें, यहाँ पर देखो गिवन तो ये भी नहीं था। ओके, ये दोनों ही वैल्यूज यहाँ पर गिवन नहीं थी, हमने इसको भी कंसीडर किया है और इसको भी कंसीडर किया है, और फाइनली हमें क्या निकालना है, इसका डाइपोल मोमेंट निकालना है। तो क्या करते हैं कि यहाँ पर r और a के बीच में अगर कोई रिलेशन आ पाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। बिकॉज देखो इस क्वेश्चन को पूछने की इंटेंशन क्या है कि देखो मैंने तुम्हें इसका डाइपोल मोमेंट बता दिया है और अब मुझे इसका डाइपोल मोमेंट बता दो एग्जैक्टली, है ना। मतलब वो जानना चाहते हैं कि कितना कम होगा या कितना ज्यादा होगा, तो तुम्हें इसकी टर्म्स में उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बताना है। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं,
सिर्फ एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है, इन्होंने इसको इसमें डिफॉर्म किया है, इसके शेप को सर्कुलर बना दिया है। तो क्या करते हैं, इसका पेरीमीटर देख लेते हैं कितना होता है, 4a। पेरीमीटर क्या होता है, हमारे पास कोई भी शेप है उस शेप की टोटल लेंथ। ये मेरे पास एक स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर शेप की टोटल लेंथ कितनी होगी, मैं अगर यहां से मेजर करना स्टार्ट करूं, यहां से यहां पर प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स है ना। अगर बात करें इसकी, सर्कुलर लूप की टोटल लेंथ जब हम निकालते हैं तो उसे पेरीमीटर नहीं बोलते, मतलब वही होता है कि हमें क्या जानना है, टोटल लेंथ, बट हम उसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। ओके, और ये कितनी होती है, अगर रेडियस r है तो ये हो जाएगी 2 पाई r। ओके, अब क्योंकि इन्होंने इससे इसको बनाया है तो इसकी टोटल लेंथ के इक्वल होनी चाहिए, मतलब ये पैरामीटर किसके इक्वल होना चाहिए, सरकमफ्रेंस के। तो कर देते हैं, then perimeter should be equals to circumference। ओके, पेरीमीटर कितना है, 4a, और ये कितना है, 2 पाई r। ओके, यहां से कितना आ जाएगा, r की वैल्यू निकाल लेते हैं, r की वैल्यू की निकाली है, क्योंकि देखो जब हम इस फॉर्मूला में r को a की टर्म्स में पुट करेंगे, ओके, तो यहाँ पर रिलेशन किस किस के बीच में आ जाएगी, i और a, और फिर उसको हम m से रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, तो ये नोट कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं आगे। फ्रॉम 2 and 3 क्या लिख सकते हैं, MC इक्वल्स टू I पाई, r स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 2a बाई पाई होल स्क्वायर। ओके, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, एक पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो MC कितना आएगा, 4a स्क्वायर i बाय पाई। ओके, इसको लिख देते हैं इक्वेशन नंबर, या फिर इक्वेशन नंबर नहीं लिखते हैं, डायरेक्टली इक्वेशन 1 से रिप्लेस कर देते हैं। क्या, i a स्क्वायर को हम क्या बोल सकते हैं, m। ओके, तो MC कितना आ गया है, 4m पाई ओके।
देखो जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं ना, या इससे पहले हमने किया था कि उन्होंने एक कंडीशन दे दी और दूसरी कंडीशन के बारे में पूछ रहे हैं, है ना, एक चीज बता दी और दूसरे के बारे में डायरेक्टली पूछ रहे हैं। तो उसमें सिंपल सा यही फंडा होता है कि आप एक कंडीशन को प्रॉपर वे में डिस्क्राइब कर दो, एक्सप्लेन कर दो, और फिर वहां से आपको एक रिलेशन मिल जाएगा जो दूसरी कंडीशन आपको दी है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या करना था, सिंपली आपको रेशो निकालना था, आप रेशो निकाल दीजिए या फिर सोल्व करने के बाद वहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए, जैसे हमने यहाँ पर किया है ना, सोल्व किया, उसके बाद ये वाली वैल्यू को डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर दिया है। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम क्या हुआ है कि हमें यहाँ पर रिलेशन निकालनी पड़ी है। वहां पर तो उन्होंने सीधा सीधा बता दिया था कि यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो हाफ हो गई है, करंट को हमने 2 टाइम्स कर दिया है। यहाँ पर इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया कि रेडियस कितनी हुई है, तो वो रिलेशन आपको यहाँ पर फाइंड करनी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक रेक्टेंगुलर कॉइल दी हुई है और उसकी डायमेंशन कितनी है, 5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। इसमें टर्न्स दिए हुए हैं 100, टोटल टर्न्स है तो कैपिटल एन से डिनोट कर लेते हैं। ओके, कैरिंग अ करंट ऑफ 3 एम्पियर, आई दी हुई है 3 एम्पियर और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ओके, is kept centered at origin in XZ plane। ओके, तो यहाँ पर इन्होंने सपोज ये बोल रहे हैं XY प्लेन, तो हम क्या करते हैं, इसको X ले लेते हैं, इसको Y। अब इन्होंने क्या बोला है XZ प्लेन, तो क्या करते हैं, इसको Z ले लेते हैं, ये X एज इट इज रहेगा। ओके, अब जिस ओरिजिन की बात कर रहे हैं वो कौन सा हो सकता है, ये जो एक्सिस होती है ना, वहां पर हम एक ओरिजिन की बात करते हैं। इन्होंने यहाँ पर बोला है kept centered at origin and in XY plane। ओके, तो XY प्लेन में इन्होंने प्लेस किया है किसको, इस रेक्टेंगुलर कॉइल को, और कैसे कि वो कहाँ पर सेंटर्ड है, ओरिजिन पर। सेंटर्ड एट ओरिजिन मतलब जो हमारे पास ये लूप है इसका जो सेंटर है वो कहाँ पर होगा, उस ओरिजिन पर, यहाँ पर। ओके, आगे क्या दिया हुआ है, अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला is applied along x axis, x axis मतलब I cap। ओके, if the coil is tilted through 45 about z axis then find the torque on the coil। देखो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है। ओके, और टॉर्क के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है mb sin थीटा। ओके, यहाँ पर हमारे पास m क्या है, I n a। ओके, एरिया कितना है, करंट हमें दी हुई है 3 एम्पियर, n है हमारे पास 100, और एरिया कितना है 5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर है, तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, कितना आ जाएगा 10 टू द पावर -4। देखो रेक्टेंगुलर का एरिया लिया है कितना 5 इंटू 2.5, यहाँ पर सेंटीमीटर था तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, कितना आएगा 10 टू द पावर -2।
इसको कन्वर्ट करेंगे देन 10 टू द पावर अगेन -2, दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -4। तो ये तो है हमारे पास m, v हमें गिवन है, थीटा हम नहीं जानते। थीटा होता क्या है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। ओके, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें दी है आई कैप, ओके, और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमें नहीं पता है। इन्होंने बोला है कि करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो अगर ये इस तरह से प्लेस है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, दैट्स मीन एरिया वेक्टर कहाँ आएगा, इनटू द प्लेन। ओके, इनटू द प्लेन है, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी कहाँ ले सकते हैं, इनटू द प्लेन, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं, जो भी डायरेक्शन किसकी होगी एरिया वेक्टर की, वही किसकी आएगी, एम की। हमने बोला करंट कैसे है, क्लॉकवाइज, थंब कहाँ जा रहा है, इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड, तो एम भी कहाँ पर आ जाएगा, इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड। यहाँ पर हमें डायरेक्शन चाहिए किस किस के बीच में, एम और बी के बीच में। ओके, तो उसके लिए हमें इसे यहाँ पर प्लेस करना पड़ेगा, देन हम बता सकते हैं कि इन दोनों के बीच में एग्जैक्टली कितना एंगल है। ओके, तो करते हैं। देखो यहाँ पर हमने ये डायरेक्शन ली है z और ये है x, और इसी में हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब कंसीडर करो हमें कहाँ पर रखना है प्लेन को, ये प्लेन का सेंटर कहाँ पर होना चाहिए, ओरिजिन पर। सपोज हमने इस तरह से प्लेस कर दिया है, ओके, ये यहाँ पर मेरे पास z एक्सिस है, ये x है, ये इसका ओरिजिन, और मैंने इसको इस तरह से प्लेस कर दिया। अब जरा बता सकते हो इसका एरिया वेक्टर कैसे आएगा, या तो इस तरह से आएगा है ना, या फिर इस तरह से। ये तो हम जानते हैं ना एरिया वेक्टर कैसे निकलता है, जो प्लेन है उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन है ना, हम उससे एक एक्सिस ड्रॉ करते हैं जो प्लेन से 90 डिग्री एंगल बनाती है। दूसरा यहाँ पर एक और वे है हमारे पास, हम करंट से निकाल सकते हैं। सपोज इन्होंने क्या बोला है, क्लॉकवाइज है, ओके, तो हम इस तरह से क्लॉकवाइज करेंगे तो कहां पर आएगा, इनटू द प्लेन। ओके, मान लेते हैं ओरिएंटेशन कुछ ऐसा है, मेरे लिए क्लॉकवाइज इस तरह से है, इस तरह से, देन कहां पर आएगा ये, देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन आप कहां से देख रहे हो उसके अकॉर्डिंग बदल जाएगी। अगर आप सामने से देख रहे हो तो ये आपके लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, और इसके अकॉर्डिंग जो एरिया वेक्टर है वो मेरे थंब की डायरेक्शन में होना चाहिए, दैट्स मीन ये इनटू द प्लेन। अब अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये है, ये वाली, ओके, देन यहाँ पर एरिया वेक्टर कहाँ पर आएगा, क्रॉस करते हुए आपकी साइड, है ना। तो दो पॉसिबिलिटी है कि एरिया वेक्टर या तो हम इस तरह से ले ले या फिर इस तरह से। यहाँ पर मैंने बोला कि हमने सपोज ये हमने रख दिया है अपने प्लेन को, इसका सेंटर कहाँ पर है, ओरिजिन पर। अब यहाँ पर एरिया वेक्टर कैसे आ रहा है, इस तरह से, ओके, या फिर इस तरह से। ओके, इन्होंने बोला है कि इन्होंने z एक्सिस से प्लेन को 45 डिग्री पर टिल्ट कर दिया है। तो अगर मैं यहाँ पर इस साइड एरिया वेक्टर लेती हूँ और इसको 45 डिग्री एंगल पर टिल्ट कर देती हूँ, ओके, तो मेरे पास जो लूप होगा वो कुछ इस तरह से होगा, ओके, ये मेरे पास लूप आएगा इस तरह से, ओके, और इसके परपेंडिकुलर मेरे पास क्या आ जाएगा, इस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर, ओके, ये मेरे पास क्या था,
जेड एक्सिस, इसी के लोग मैंने अपना प्लेन रखा हुआ था। अब मैंने क्या किया, इसको टिल्ट कर दिया है 45 डिग्री एंगल पर। ओके, जब ये टिल्ट हुआ देन यहाँ पर जेड एक्सिस और इस प्लेन के बीच में 45 डिग्री का एंगल आ गया है, ये वाला है ना। देखो ये मेरे पास जो फिंगर है किस क्या शो कर रही है, जेड एक्सिस, और ये वाली साइड इससे कितना एंगल बना रही है, 45, कुछ इस तरह। ओके, अब यहाँ पर जब हम एरिया वेक्टर लेते हैं तो कैसे लेंगे, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा हमेशा। अभी अगर सीधा है तो इस तरह से आ जाएगा, प्लेन अगर थोड़ा टिल्ट हो गया है तो इस तरह से, लेकिन हमेशा रहेगा 90 डिग्री पर। ओके, अब यहां पर ये प्लेन कितना एंगल बना रहा है, 45, और एरिया वेक्टर कहाँ होना चाहिए, इससे 90 डिग्री पर। ये 45 है, ये 90 है, ये कितना आ जाएगा, 45। हमने प्लेन को, अगर ये प्लेन है, अगर आप सामने से देखोगे तो ये पूरा प्लेन दिखेगा, अगर आप साइड से देख रहे हो तो आपको सिर्फ ये साइड दिखेगी, राइट। अब यहाँ पर अगर हम मान लें कि ये इसकी साइड है प्लेन की जो आपको दिख रही है, तो हमने इसको इस तरह से टिल्ट किया है। ओके, तो ये वाला एंगल कितना आ गया है, 40। ये तो उन्होंने बोला है कि हमें 45 डिग्री एंगल पर टिल्ट करना है। अब इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या आना चाहिए, एरिया वेक्टर। ओके, तो यहाँ पर ये किसकी डायरेक्शन हो जाएगी, एरिया वेक्टर की। अब हम बोल रहे हैं कि एरिया वेक्टर हमेशा 90 डिग्री एंगल पर होता है, किससे, प्लेन से या प्लेन की साइड से। अब यहाँ पर ये कितना है, 90, ये कितना है, 45, तो ये भी कितना होना चाहिए, 45। ओके, अब इसको जरा भूल जाते हैं। ये कितना है, 45, तो ये भी कितना होगा, 45, और किस किस के बीच में है, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड। ओके, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में कौन होता है, डायपोल मोमेंट। तो मतलब यहाँ पर थीटा कितना है, 45। ओके, अगर आप इसको ऐसा बोलो कि नहीं मुझे तो इस साइड नहीं लेना है एरिया वेक्टर, मुझे इस साइड नहीं लेना, मुझे इस साइड लेना है, आप वैसे भी ले सकते हो, लेकिन वहां पर अगर आप बैक साइड में लोगे तो कैलकुलेट करना डिफिकल्ट हो जाएगा, गलत नहीं है वो भी। ओके, आप बोल रहे हो कि ये मेरे पास साइड है प्लेन की, ओके, और आपने यहाँ पर लिया है, मैं तो यहाँ पर लूंगा बैक साइड में। ओके, आप वहां पर भी ले सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि वहां पर लोगे तो आप डायरेक्टली उसको कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके, तो अगर हम एक बार और देख लेते हैं, ये प्लेन है, आप साइड से देख रहे हो तो आपको सिर्फ ये दिखेगी, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, मान लेते हैं ये साइड मार्कर है। ओके, इसको जब हम टिल्ट करते हैं, ये हमने फिक्स किया है कितना, 45 डिग्री एंगल होना चाहिए। हमने बोला यहाँ पर हमारा एरिया वेक्टर है। ओके, तो एरिया वेक्टर कितने पर है, 90 पर, ये जेड एक्सिस से कितने पर है, 45 पर, तो ये कितना आ जाएगा, 45। ओके, ये जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये कितना है, 45, तो ये भी कितना होना चाहिए, 45। तो यहाँ पर हम थीटा को कितना प्लेस करेंगे, 45। ओके, और एम की ये वैल्यू प्लेस करनी है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं।
ओके, बात करें अगर किसकी, यूनिट की, कितनी हो जाएगी, नैनोमीटर। ओके, नोट कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन, सी यू सून।